हाय एवरीबॉडी। आज के सेशन में हम बात करेंगे टेंस की। टेंस, राइट। टेंस का मतलब होता है काल या फिर समय। ठीक है। टेंस के बारे में तो आप लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, बट फिर भी जो स्टूडेंट्स जिनको टेंस में दिक्कत होती है या टेंस को याद करके टेंशन हो जाती है, तो उस टेंशन को आज खत्म कर लेंगे। ठीक है। टेंस के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन बताइए? प्रेजेंट, पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर। प्रेजेंट क्या है? वर्तमान काल। पास्ट क्या है? भूतकाल। फ्यूचर क्या है? भविष्य काल। जो चीज प्रेजेंट में है, याद रखने के लिए, जो भी चीज वर्तमान समय में चल रही है तो वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, वो जा रहा है, वो खा रहा है, वो ऑफिस जा रहे हैं, वो घर जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने खाना खा लिया है या अभी खा रहे हैं, राइट। ये वर्तमान काल में हो गया। पास्ट टेंस भूतकाल मतलब बीता हुआ। बीता हुआ कोई घटना जो बहुत पहले हुई। तो बीते हुए समय में जो चीजें हमने की होती हैं उनको बताने के लिए हम लोग पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। मैं गया था, उसने खाना खा लिया था, वो लोग जा रहे थे, उन लोगों ने उस काम को फिनिश कर लिया था, सरकार ने पिछले 5 वर्षों में ऐसा कुछ किया था, राइट। तो ये जो भी इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जो पहले के हैं वो पास्ट टेंस में उसको प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब है आने वाला समय, भविष्य। एक समय जो बीता हुआ है तो पास्ट, और भविष्य का मतलब है आने वाला समय। आने वाला समय। आने वाले समय में हम जो कुछ भी करना चाहते हैं या करेंगे, है ना। हम लोग बाजार जाएंगे, अभी गए तो नहीं है, ना अभी जा रहे हैं, जाएंगे शाम 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे। ठीक है। एक अनसर्टेनिटी की भी इसमें बात होती है। सरकार ऐसा कदम उठाएगी, राइट। सरकार हमारी समस्याओं पे ध्यान देगी। ठीक है। या कोई ये मैच होगा, उस मैच में वो विजेता होगा। तो इस तरह की सेंटेंसेस जो भी हैं वो हम लोग फ्यूचर टेंस में प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट टेंस और उनके ये फॉर्म्स के बारे में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी अलग अलग पार्ट्स की। तो हर टेंस के लिए, जैसे कि प्रेजेंट, स्टार्टिंग विथ प्रेजेंट, देखिए इसके भी 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन सा है बताइए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। थर्ड क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। शॉर्ट में लिख देता हूँ, राइट। यहाँ से आप कंटिन्यूअस को ये कर लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा। सो आइडियली स्पीकिंग जितने भी टेंसेस हैं आपने ऊपर देखा है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर हो, उन सब में ये 4 पार्ट्स निकलेंगे। ठीक है। तो 3 ये मेन पार्ट्स और ये 4 उसके पार्ट्स। तो 3 into 4 टोटल कितने हो गए? 12। तो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज 12 टेंसेस। ये 12 टेंस अगर हमने कमांड कर लिया तो टेंस से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस है उनको फ्रेम करना आसान हो जाएगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमारी कम हो जाएगी। कॉमन एरर्स, जो लोग परेशान रहते हैं, कॉमन एरर्स को ठीक करने के लिए हमें टेंस पे कमांड करना ही करना होगा, राइट। तो हमें सिर्फ 12 ये टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सब में 4, राइट, into 4 एंड into 4, दैट बिकम्स 12। ये टोटल 12 टेंसेस पे हमको उनके स्ट्रक्चर, राइट, और प्लस उनकी आइडेंटिफिकेशन कि उसमें सेंटेंसेस में क्या लगा होता है, ये अगर हमने कमांड कर लिया
तो न केवल ये हमारे कॉमन एरर्स को ठीक करेगा, ये हमारे देखिए कॉमन एरर्स को भी ठीक कर देगा, राइट। कॉमन एरर्स से रिलेटेड, कॉमन एरर्स के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें टेंस से रिलेटेड एरर्स होते हैं, उनको ठीक करने के लिए आपको टेंस पे कमांड करना ही होगा, राइट। उसी तरह अगर आप स्पोकन इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बोल्ड करना चाहते हैं, तो विदाउट टेंस इट इज नॉट प्रैक्टिकल, because in tense you know about the correct structure of a particular type of sentence, and only then you will be able to speak correctly and fluently. So without the knowledge of tense it is not possible to speak correctly and fluently, right? So this will help you in day-to-day communication as well. So apart from preparing for competitive examinations, if you are willing to enhance your communication skills, this tense is going to help you perfectly, right? तो सेशन को आगे और कंटिन्यू करते हैं। अब हम जानेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में। जैसे नंबर 1 इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले वो नोट कर लेते हैं। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, राइट। एंड वर्ब में यहाँ ध्यान देना है आपको, वर्ब में यहाँ V1/V5 होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा, जो कि एस या ई एस होता है, जिसमें वर्ब में एस या ई एस लग जाता है। तो हम वर्ब को भी जानेंगे, उनके वर्ब फॉर्म्स को भी थोड़ा जानेंगे, राइट। ये स्ट्रक्चर को पहले ध्यान में रख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन शॉर्ट क्या हो गया आपका SVO, सिंपल। और हम ये जान जाते हैं इसकी आइडेंटिटी को, आईडी को। कहने का मतलब है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो कृपया ध्यान दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंसेस होंगे उनकी पहचान क्या होगी, कैसे आप पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, तभी तो आप सही स्ट्रक्चर को यूज कर पाएंगे। जैसे आपके मन में कोई क्वेश्चन आता हो, ठीक, तो अगर मैं आइडेंटिफिकेशन उसका बता देता हूं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, तो आप उसको समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता है। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ठीक है, आईडी में लिख रहा हूं यहाँ पे, ता है, बताइए, ती है, ते हैं, इत्यादि लगा रहे, आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, अब राम स्कूल जाता है, ठीक, इसको अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो हम कैसे करेंगे बताइए। राम, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया राम, ठीक है, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाना। तो जाता है, राम है तो राम के साथ क्या लगेगा, गोज। ये हो गया V5, ठीक है, राम गोज। यहाँ बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये। यहाँ पे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, राम गोज टू स्कूल। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ गया, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट आए ही आए। बहुत सारे सेंटेंसेस, जैसे मैं लिखूं, ये पहला सेंटेंस था मान लीजिए, इसमें ऑब्जेक्ट था ही नहीं। दूसरा सेंटेंस में बोल रहा हूं, मैं लिखता हूं, दैट्स इट, मैं लिखता हूं। अब इसमें सब्जेक्ट तो है, लिखने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। लिख रहा हूं, लिखना क्या है, वर्ब, तो ये वर्ब ही हो गया। बट ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। तो ऑब्जेक्ट को कैसे पकड़ेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए हम वर्ब में पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे क्या,
जैसे राम जाता है, क्या जाता है, तो क्या का आंसर तो कभी मिलेगा नहीं, कहाँ जाता है तो उसका आंसर है। बट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या पूछना होगा, वर्ब से, क्या, क्या खाता है, क्या लिखता है। जैसे मैं किताब लिखता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं लिख दूं कि मैं पुस्तक लिखता हूँ, मैं पुस्तक लिखता हूँ, क्या होगा, आई, सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर पे, क्या था सब, स्ट्रक्चर क्या है आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आई है, उसके साथ फिर क्या आएगा लिखना, क्या हो जाएगा, आई राइट अ बुक, अ बुक, बुक के पहले ए लगाया गया है, आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल की जब क्लास करेंगे तो ये बताएंगे कि यहाँ पे ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, द का प्रयोग कब क्यों कैसे करते हैं। ठीक है, आई राइट अ बुक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। इसमें एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको, बहुत लोगों के मन में ये डाउट होगा कि स्ट्रक्चर में जो मैंने बताया है कि वर्ब में V1 है और V5 है, तो कहाँ V1 होगा और कहाँ V5 का यूज करेंगे, वो भी देख लेते हैं। इसके लिए मैं आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और आप हमेशा इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पे हम ध्यान देंगे। मैं चाहता तो टेबल यहाँ से भी, इमेज से मैं एक टेबल खींच सकता था, बट मैंने जानबूझ के आपको समझाने के हिसाब से, तो मैं ज़्यादा उस पर लकीरों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे है पर्सन, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर आपको पता है एक वचन, हिंदी मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं ध्यान दीजिए, आपको पता ही है सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। एक से ज्यादा जब कुछ वस्तुएं या चीजें होती हैं उनको बताने के लिए हम लोग प्लूरल फॉर्म यूज कर लेते हैं। जैसे कैट है तो कैट्स, डॉग है तो डॉग्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन की, सेकंड की और थर्ड पर्सन की। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आता है, आई, उसका प्लूरल क्या होता है, वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर में क्या आता है, यू, और प्लूरल क्या होता है, यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आता है, ही, शी, इट एंड नेम्स, राइट। और प्लूरल फॉर्म में क्या आता है, दे, पब्लिक प्लूरल नाउंस। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है V1 और V5 का वो क्लियर होगा। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल इन दोनों के साथ क्या प्रयोग होता है, बताइए अगर आप जानते हैं तो। क्या लगेगा, V1 लगेगा, V5 लगेगा। दिस इज V1, द करेक्ट आंसर इज V1 नॉट V5। अगेन सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल इन दोनों के साथ भी क्या लगेगा, V1 लगेगा नॉट V5, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या लगेगा, V1 लगेगा, V5 लगेगा। ही, शी और इट एंड नेम्स के साथ यहाँ पे इनके साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा, यहाँ पे V5 लगेगा। और दे और प्लूरल नाउंस इनके साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा। इस टेबल को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया और इसको अपने दिमाग में फिट कर लिया, तो आप ग्रामर से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। कॉमन एरर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे ही रिलेटेड होते हैं, क्योंकि आपको आई के साथ, वी के साथ V1 लगाना है या V5 लगाना है, ये चीज आपको पता नहीं है।
ही शी इट और नेम्स के साथ क्या करना है आपको पता नहीं है, तो फिर कॉमन एरर्स आप करेंगे ही करेंगे। तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबल पे आपका कमांड होना जरूरी है। और ये टेबल कोई बहुत टफ तो है नहीं, एक छोटा सा स्मॉल सा टेबल है, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, हिंदी भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आसान रहे। आई का मतलब हो गया मैं, उसका प्लूरल है, बहुवचन है, मतलब हम या हम लोग। यू का मतलब यहाँ पे सिर्फ तुम, ठीक है, और तुम लोग के लिए भी, ठीक है, तुम लोग, या फिर यू अगर आप रिस्पेक्टफुली आप किसी को बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदी में तो हम लोग तुम और आप करके अपने से समान जो है उनको तुम बोलते हैं और अपने से बड़ों को आप बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में यू, ठीक है, बड़े हैं तो भी यू और छोटा है तो भी यू। तो अगर सिंगुलर है यू, ठीक है, और ये प्लूरल है, दोनों ही कंडीशन में तुम लोग या फिर आप लोग, आप लोग, ये दोनों ही कंडीशन में क्या प्रयोग होगा, वी वन का प्रयोग होगा, वी वन यूज करेंगे। यू गो, तुम जाते हो। यू स्पीक, तुम बोलते हो। आई कम, मैं आता हूं। वी गो, हम लोग जाते हैं। राइट, वी गोज नहीं हो सकता है, आई कम्स नहीं हो सकता है, आई ईट्स नहीं हो सकता है, आई ईट, आई स्पीक, वी गो, वी रीड, वी राइट, वी डांस। क्लियर। यू के साथ भी वी वन का ही प्रयोग करेंगे, बट ही शी इट नेम्स के साथ हम लोग वी5 करेंगे। अब ये एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बार बार टर्म हम वी वन और वी5 कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको कि ये वी वन वी5 समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मैंने क्या कोडिंग रख दिया है। उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्लियर कर दूं, वी वन कुछ नहीं है, किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उनको आपको याद करना होगा, क्योंकि अगर आप उसको सही से याद नहीं करेंगे तो फिर आप ना ही कम्युनिकेशन में और ना ही अपने एग्जाम्स में ये कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। फर्स्ट फॉर्म है और ये क्या है, फिफ्थ फॉर्म है, राइट, इसीलिए वी5 लिखा हुआ है। अब आप ध्यान दीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप बुक से, आपके पास जो भी ग्रामर की बुक हो, इंग्लिश ग्रामर की, उसमें से आप वर्ब के ये 5 फॉर्म्स को याद कर लीजिएगा। दिस विल हेल्प यू इन डे टू डे कम्युनिकेशन एज वेल एज if you are appearing at the competitive examinations. This will help you equally. So you have to remember all the forms of verbs. For example, जैसे कि एक verb है go, go, so this is v1, right? v2, go का क्या होता है बताइए? went होता है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो फिर आप इसको इंप्रूव कर लीजिए। go, went, फिर थर्ड फॉर्म क्या होता है? gone, right? और v4 क्या होता है? कुछ नहीं है, वी4 में क्या करना है, वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगा देना है, गोइंग। और वी5 क्या है, जिसमें एस या ईएस लग जाता है, ठीक है। तो गो का क्या हो जाएगा, गोज। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्पीक, वी2 क्या हो जाएगा इसका, स्पोक। वी3 क्या होगा, स्पोकन। वी4 क्या होगा, स्पीकिंग। एंड वी5 क्या होगा, स्पीक्स। इज इट क्लियर नाउ? स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। तो ऐसे करके वर्ब के कई सारे फॉर्म्स, ये 5 फॉर्म्स है, और कई ये आपके एग्जांपल होंगे आपके इंग्लिश ग्रामर में। तो जितने भी वर्ब आपके हैं और जितना आप याद कर सकते हैं, रीड है, राइट है, स्विम है, कम है, डांस है, ठीक है, जितने भी वर्ब हैं, एज फार एज पॉसिबल आप उनको याद कर लीजिए, उनके फॉर्म्स को। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हमने अभी क्वेश्चन की बात नहीं की है और निगेटिव सेंटेंसेस की बात नहीं की है। इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन लग जाएगा, क्या राम स्कूल जाता है? निगेटिव, राम स्कूल नहीं जाता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, मतलब पॉजिटिव, ठीक है, राम स्कूल जाता है, मैं लिखता हूं, वे लोग बाजार जाते हैं, सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन अगर हमें निगेटिव सेंटेंसेस यूज करने हैं, निगेटिव सेंटेंसेस यूज करने हैं,
तो हमको कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आई, पहले, हाँ नॉर्मली पहले हिंदी में ही लिख लेते हैं, पहले हिंदी में ही लिख लेते हैं, राइट। मैं मैं बाजार नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ। आई, स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर को पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको अगर नहीं पता है तो फिर आप मिस्टेक करेंगे। सब्जेक्ट क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज। अब आपको यहाँ पे डू और डज का प्रयोग आपको सीखना होगा, और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से डू और डज का प्रयोग सिखा दूंगा। अब आप देखिए, जो भी स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर को सुन रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि ये डू डज कहाँ से आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से आ रहा है। कॉमन एरर्स में ये गलतियां क्यों होती है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमको स्ट्रक्चर पता नहीं है, इस पे हमारा कमांड नहीं है, या पढ़ा था हमने छूट गया है, याद नहीं है आज के डेट में। उसको ठीक करने के लिए अभी आप मेरे सेशन के साथ आप सीरियसली इसको कर लीजिए, कि आपका बिल्कुल हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। तो निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट ऑब्लिक वर्ब। अब याद ध्यान देना है, कभी भी जब डू और डज पहले आ जाए तो वर्ब कौन से फॉर्म में आ जाएगा, ऑलवेज याद रखिएगा V1 में आ जाएगा। ये भी कॉमन एरर्स है, कॉमन एरर्स को स्पॉट करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। कभी भी डू डज आपको पहले दिखाई दे वर्ब से पहले, ठीक है, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे या फिर निगेटिव सेंटेंसेस होंगे, इन ईच ऑफ सच सेंटेंसेस आपको याद रखना है कि डू और डज के बाद जो वर्ब आएगा वो किस फॉर्म में होगा, ऑलवेज V1 में चला जाएगा। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर है तो ऑब्जेक्ट है तो ठीक, नहीं है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट चेक करने के लिए क्या जाता हूँ, क्या का तो आंसर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मैं कहाँ नहीं जा रहा हूँ उसका आंसर है, लेकिन क्या नहीं जाता हूँ उसका आंसर नहीं है, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एनीवेज ये स्ट्रक्चर तो हमारा ये रहेगा। ठीक है, इसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे। आई, अब देखिए यहाँ पे फिर आपको ध्यान देना होगा स्टेबल पे, जैसे हमने पहले स्टेबल पे की बात की थी, तो आई में V1 है, ठीक है, यू में V1 है, और ठीक यहाँ पे V1 है, सिर्फ एक V5 है जहाँ पे एस या ES लगेगा। ठीक है, वर्ब V5 का मतलब क्या होता है, एस या ES लगाना। ठीक, यहाँ पे जैसे कि आपने V5 में देखा था ना, एस या ES लग जाता है, यहाँ पे एस लगा है, यहाँ पे ES लगा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ES का प्रयोग हुआ है, देखिए गो में ES लगा है, और यहाँ पे स्पीक में क्या लगा है, एस लगा है। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो डज है, डू में ES लगा तो किस में लगेगा, आपको याद रखने के लिए सिंपल, सिर्फ इसमें लगेगा, इस कॉलम में लगेगा, मतलब ही शी और इट और नेम्स होगा तो ही यहाँ डज का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिर्फ यहीं पे डज का आपको प्रयोग करना है, बाकी सब में क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, क्योंकि वो V1 है, यहाँ भी डू हो जाएगा। ठीक, उसी तरह इधर भी क्या हो जाएगा, बताइए, सब जगह यहाँ पे डू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू, V1 है, V1 है, यहाँ पे भी V1 था, है ना, ये भी V1 है, ये सब में तो V1 ही है, यहाँ पे भी क्या होगा, डू, यहाँ पे क्या होगा, डू। तो डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में, इस टेबल से याद कर लीजिए, ही शी इट नेम्स होगा तो V5 और डज, तो V5 और डज आपको दोनों क्या करना है, एक साथ प्रयोग करना है ना, ये आपको इसके साथ करना है, ये आपको ध्यान रखना है, बस याद रखने के लिए कि V5 और डज वाला कॉलम क्या है, बस ये है। बाकी रिमेनिंग सब में क्या करना है, V1 है या डू है। तो इस स्ट्रक्चर को अभी आप देख लीजिए, आई, और आई के बाद क्या होगा, डू लगेगा कि डज लगेगा, डज तो लगाएंगे नहीं, आई में क्या लगेगा, डू लगेगा, आई डू नॉट, वर्ब ला दीजिए जाना, तो गोज होगा, नो, इट इज इनकरेक्ट, आई डू नॉट गोज हो ही नहीं सकता, क्या होगा, गो का फर्स्ट फॉर्म लाना पड़ेगा, हमें गो ही लाना पड़ेगा ऑलवेज। ठीक है, आई डू नॉट गो, कहाँ नहीं, टू, आई डू नॉट गो टू द मार्केट। क्लियर।
एक और सेंटेंस ले लेते हैं जो कि आपका इंट्रोगेटिव का है, जिससे कि इंट्रोगेटिव का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, मतलब क्वेश्चन वाले। क्या तुम पढ़ते हो? देखिए, तुम यू पे क्या लगेगा? डू लगेगा कि डज लगेगा? डू लगेगा। तो डू को पहले लाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, ये सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव है ना, क्वेश्चन वाला है इंट्रोगेटिव। क्या करेंगे? डू यू, मैंने पहले ही बताया कि जब भी डू पहले आएगा तो वर्ब कौन से फॉर्म में आ जाएगा, सोचना ही नहीं, आपको वी1 कर देना है सीधा। डू यू रीड? और क्वेश्चन, क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड? क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? डू यू सिंग? क्या तुम गाना गाते हो? अच्छा, क्या तुम तैयारी करते हो? ओके। डू यू प्रिपेयर? राइट। अच्छा, फॉर विच एग्जामिनेशन डू यू प्रिपेयर? अब एक सेंटेंस WH वाले रिलेटेड ले लेते हैं, जैसे तुम क्या पढ़ते हो? देखिए, ये जो सेंटेंस था, क्या तुम पढ़ते हो, मतलब जिसका जवाब यस नो वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये यस नो टाइप का है। क्या तुम पढ़ते हो मतलब जवाब क्या आएगा, हाँ या ना। उसको हम लोग को इस तरह से सॉल्व करना है। डू यू रीड? ठीक। जो भी इसका ऑक्सिलियरी वर्ब है उसको हम लोग सबसे पहले ला देंगे, डू या डज, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वी1। ठीक। यहाँ पे है कि तुम क्या पढ़ते हो, वॉट क्या पढ़ते हो। इसके लिए वॉट डू यू रीड? वॉट डू यू रीड? तुम कहाँ जाते हो? तुम, अच्छा बार बार तुम ही आ रहा है, चलो इस पर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वह। अब बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, वह कहाँ जाता है? वह कहाँ जाता है? सबसे पहले वेयर, अब वह है, ही आ गया। ही के लिए क्या का प्रयोग करते हैं हम लोग? डज का। तो क्या लगाएंगे? वेयर डज ही गो? क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए डज का प्रयोग हुआ है तो गो, वी1 आ गया। ठीक है, और ही था इसलिए डज का प्रयोग होगा। यहाँ पे यू था, है ना, यू था, इसलिए क्या प्रयोग हो रहा था? डू का प्रयोग हो रहा था। यहाँ पे ही है तो क्या होगा? डज का होगा। और एक सेंटेंस ले लेते हैं आपकी क्लैरिटी को मजबूत करने के लिए। खाली समय में वे लोग क्या करते हैं? खाली समय में वे लोग क्या करते हैं, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे बताइए? व्हाट डू वे लोग, खाली समय में वे लोग क्या करते हैं, तो पहले क्या उठाएंगे? व्हाट डू वे लोग के लिए क्या लाएंगे? दे। और इसीलिए तो यहाँ डू आया। ठीक है, व्हाट डू दे मतलब वे लोग, व्हाट डू दे डू, डू मतलब करना, व्हाट डू दे डू। अब आप बोलेंगे यहाँ दो दो बार डू आया, हाँ बिल्कुल आएगा। यहाँ पे ये जो डू है ये ऑक्सिलियरी वर्ब है, सहायक क्रिया है, यहाँ ये मेन वर्ब है। व्हाट डू दे डू इन, बताइए, खाली समय में, फ्री टाइम। ओके।
वह मेरी बात क्यों नहीं, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी एक सेंटेंस में दे देता हूं, वह मेरी बात क्यों नहीं सुनता है। वह मेरी बात क्यों नहीं सुनता है, आजकल कोई किसी की बात सुनता नहीं, वैसे भी नहीं सुनता है। सो वह मेरी बात क्यों नहीं सुनता है। अब बताइए इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। क्यों नहीं, वाई, वाई डजंट ही लिसन टू मी। अब ये क्या है, डजंट क्या है, इसकी क्या जरूरत पड़ी और ये कैसे आया। इंट्रोगेटिव निगेटिव में वाई, या तो हम कर सकते हैं वाई डज ही नॉट लिसन टू मी। वाई डज ही नॉट लिसन टू मी। ठीक है, या तो एक तरीका ये है या फिर ये दूसरा तरीका है, स्मार्ट तरीका। ये स्मार्ट वर्जन है, वाई डजंट ही लिसन टू मी, वाई डज ही नॉट लिसन टू मी। कन्वेंशनल मेथड ये है, वाई डज ही नॉट लिसन टू मी, एंड दिस इज द स्मार्ट स्मार्ट वे, वाई डजंट ही लिसन टू मी, वाई डोंट यू ओबे मी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, वो मेरी बात क्यों नहीं सुनता है, वाई डजंट ही लिसन टू मी, लिसन टू मी और माई वर्ड्स। लिसन टू मी दैट मीन्स वो मुझे नहीं सुनता है, मतलब मेरी बातों को नहीं सुनता है। ठीक है।